हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आज खेल जगत के विषय में बात हो जाए इस अध्याय के जरिए। तो हमारे अध्याय का नाम है बच्चों राष्ट्रमंडल खेल। तो बच्चों 1928 के ओलंपिक खेल देखते देखते एक पत्रकार के मन में यह विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी प्रतियोगिता आयोजित की जाए जिसमें ब्रितानी सत्ता के अधीन देशों के खिलाड़ी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। कॉमनवेल्थ गेम्स अर्थात राष्ट्रमंडल खेल नामक इसी प्रतियोगिता की पूरी जानकारी देता है। कौन? यह है पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत का श्रेय कनाडा के मेलविन मार्क्स यानी कि बॉबी रॉबिन्सन को जाता है। मार्क्स रॉबिन्सन को हॉलैंड के एम्स्टर्डम में आयोजित 1928 के ओलंपिक खेल देखने का मौका मिला। अखबार संवाददाता होने के साथ साथ उन्हें कनाडा की एथलेटिक टीम का मैनेजर भी बना दिया गया था। कनाडा की ट्रैक एंड फील्ड टीम में मार्क्स रॉबिन्सन ने ब्रिटिश गुयाना के खिलाड़ी फिल एडवर्ड्स को भी चुना था। फिल एडवर्ड्स का तब अलग कोई देश नहीं था, वह ब्रिटेन के अधीन देश गुयाना का एक नागरिक था। तब गुयाना की कोई टीम अलग से ओलंपिक में नहीं जाती थी, क्योंकि गुयाना स्वतंत्र देश नहीं था। अर्थात गुयाना किसके अधीन था? ब्रिटेन के। वो स्वतंत्र नहीं था, आज़ाद नहीं था। जब एम्स्टर्डम ओलंपिक समाप्त हो गए तो रॉबिन्सन के दिमाग में एक विचार आया। विचार यानी कि एक बात आई उनके दिमाग में कि क्यों ना ब्रिटिश सत्ता के अधीन सभी देशों के खिलाड़ियों के लिए किसी खेल मेले का आयोजन किया जाए। उसने ऐसा इसलिए सोचा कि कई देशों के खिलाड़ियों को ओलंपिक या दूसरी विश्व स्तरीय खेल स्पर्धाओं यानी कि आपस में टकराने की स्पर्धा, एक दूसरे के साथ खेलने की स्पर्धा, आगे बढ़ने की स्पर्धा में भाग लेने का मौका नहीं मिल पाता था। चूंकि वह स्वतंत्र देश ना होकर ब्रिटिश साम्राज्य के गुलाम थे, इसलिए वो अलग से खेलों में भाग नहीं ले पाते थे। इसके बाद रॉबिन्सन ने कई पराधीन यानी कि जो दूसरे देशों के अधीन हो, उन्हें पराधीन कहा जाता है, पराधीन देशों का दौरा किया। ब्रिटेन की सरकार से भी बातचीत के कई दौर चलाए। उसकी मेहनत, सद्प्रयास और लगन अंततः 1903 में रंग लाई। इसी साल पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। इन खेलों के आयोजन का भार कनाडा के ही शहर हैमिल्टन को सौंपा गया। वहां 16 से 23 अगस्त 1930 तक पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। तब इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं था। तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि 30 या 40 साल बाद राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स नाम की कोई संस्था भी अस्तित्व में आएगी। अस्तित्व यानी कि हमारे सामने आ पाएगी। तब इन खेलों का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स रखा गया था। क्या रखा गया था बच्चों? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। तो 1968 यानी 8वें राष्ट्रमंडल खेलों तक इस प्रतियोगिता का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स ही रहा। उसके बाद अगले 2 खेल ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से आयोजित हुए। सन 1978 से इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडल खेल रखा गया और तब से आज तक यही नाम चला आ रहा है। 1930 से पहले तक किसी भी खेल प्रतियोगिता में अपने मालिक देश ब्रिटेन की टीम की ओर से खेलता रहा। फिल एडवर्डसन 1930 में पहली बार अपने देश गुयाना की ओर से खेला। ऐसे सैकड़ों खिलाड़ी और छुपी खेल प्रतिभाएं सामने आई जो गुमनामी और उपेक्षा के अंधेरे संसार में ही गुम हो गई। गुमनामी यानी कि जिनके नाम गुम थे, उपेक्षित यानी कि जिनकी उपेक्षा की जाती थी, वो इस संसार में गुम हो रहे थे। लेकिन ऐसी प्रतिभाएं अब सामने आने लगी। कैसे? ये गुम हो गई होती अगर ये खेल ना हुए होते। मार्क्स रॉबिन्सन ने दोस्ताना माहौल में स्पर्धाओं के आयोजन का सपना देखा था। उसने यह भी सपना देखा था कि उन सभी खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले जिनमें प्रतिभा तो है पर उन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता। मार्क्स रॉबिन्सन का यह सपना न केवल सच हुआ
बल्कि उनके द्वारा लगाया गया नन्हा सा पौधा अब एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुका है। कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल का अर्थ है समान सोच, विरासत और संस्कृति वाले देश। यह उन 54 स्वतंत्र देशों का समूह है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। बाकी देश कॉमनवेल्थ में ब्रिटिश एम्पायर के सहयोगी रहे हैं। यह कोई राजनीतिक मंच या संगठन नहीं है, बल्कि मित्र देशों की सरकारों का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत रंग, संस्कृति, धर्म और भाषा की विविधता तथा देश एक समान माने और समझे जाते हैं। ये सभी देश एक सामान्य मान्यताओं और लक्ष्य के लिए आपसी सहयोग और सामंजस्य रखते हैं। सिंगापुर घोषणा के अनुरूप सदस्य देशों के समान लक्ष्य और आदर्श हैं। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का पालन करना, सह अस्तित्व यानी कि सबके अस्तित्व को मानना, शांति के साथ मैत्री और भाईचारा बढ़ाना, लोकतंत्र का पालन करना और उसका अधिकतम प्रसार करना। प्रसार यानी कि उसको अधिक से अधिक फैलाना, चारों दिशाओं में फैलाना। मानवाधिकारों का आदर करना और उनका पालन करना। अच्छा शासन करना, कानून का शासन लागू रखना, लोगों को जागरूक करना। सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार, नस्लीय भेदभाव मिटाना और सारी दुनिया में शांति कायम करना। तो बच्चों, इन कॉमनवेल्थ गेम्स का लक्ष्य क्या था कि मैत्री यानी कि मित्रता की भावना को बढ़ाना, लोकतंत्र का पालन करना, नस्लीय भेदभाव मिटाना और सारी दुनिया में शांति कायम करना और कानून व्यवस्था को लागू रखना और लोगों को जागरूक बनाना कि आपके भी इस दुनिया में अधिकार हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं। क्योंकि पहले के समय में ब्रिटिश शासन ने कई राज्यों पर शासन किया। उन्हीं में से जो देश थे उनके बीच कॉमनवेल्थ गेम्स खेला जाता है। आज भी भारत भी उनमें से एक है, क्योंकि भारत में भी ब्रिटिश शासन काफ़ी लंबे समय तक चला और काफ़ी यातनाएं हमें उस समय की मिली। तो चलिए हम उन चीज़ों से फाइट करते हुए, क्रांतिकारियों द्वारा लड़ते हुए बाहर निकल आए हैं। आज हम प्रगति की दिशा में बढ़ रहे हैं। इन कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। भारतीय खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं इन गेम्स में। तो जो भी राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा बनते हैं, जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा बनते हैं खिलाड़ी, अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें सम्मानित किया जाता है। तो हर देश करता है उनका सम्मान। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आप भी कॉमनवेल्थ गेम्स ज़रूर देखते होंगे जब भी ये आयोजित होते होंगे। तो आप ज़रूर देखा कीजिए। और भारत का लोहा तो अब हर देश मानता है। इन खेलों में भी भारतीय खिलाड़ी अपना लोहा मनवाते रहे हैं और आगे भी इसी तरह मनवाते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ पाठ आपको पसंद आया होगा। दोबारा पढ़िए, इसके बारे में और जानकारी लीजिए, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, और जागरूक बनिए। ये आपके जीके के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए अब इसका अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।